सरकार के खिलाफ बोलते बोलते चंद्रशेखर आजाद ऐसा माहौल बना गए कि बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट यानी सरकार के गढ़ में ही सेंध लगा गए। बात यूपी के नगीना की, जहां लोकसभा चुनाव में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया। साल 2019 के चुनाव में बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह यहां बुरी तरह हारे, जिन्हें महज 13,000 वोट मिले। इसका मतलब चंद्रशेखर आजाद ने यहां न सिर्फ बीजेपी का खेल बिगाड़ा, बल्कि बीएसपी के वोट बैंक को भी छीन लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। यूपी में बहुजन समाज पार्टी को दलित पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, लेकिन मायावती की पार्टी इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 2019 में 10 सीटें जीतने वाली बसपा का इस बार खाता तक नहीं खुल पाया। 2024 के आम चुनाव में दिलचस्प नतीजे बिजनौर जिले की नगीना सीट पर देखने को मिले, जहां आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। उत्तर भारत की दलित राजनीति में चंद्रशेखर एक युवा चेहरा है। वो सड़कों पर उतरने से परहेज नहीं करते, न ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने से डरते। यूपी के सहारनपुर जिले की बेहट तहसील के चंद्रशेखर ने साल 2012 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली थी। चुनावी हलफनामे में उनका नाम चंद्रशेखर है, लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद नाम से जाने जाते हैं। उनके पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां एक गृहिणी थी। सपा बसपा भाजपा को हराकर नगीना को हॉट सीट बना देने वाले चंद्रशेखर अपनी जीत के बारे में कहते हैं कि मैं नगीना की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आखिरी पल तक लोगों की सेवा करूंगा और जिन्होंने मुझे वोट देकर जिताया है उनका कर्ज अपनी आखिरी सांस तक चुकाऊंगा। दरअसल जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी के चंद्रशेखर की इस जीत के कई मायने हैं। क्या क्या है? खासतौर पर बसपा की राजनीति के लिए, जो इस चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा प्रमुख मायावती का राष्ट्रीय राजनीति में हाथ पैर मारने की वजह से उनके पैरों से यूपी की सियासी जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है और यूपी की जनता को चंद्रशेखर के रूप में एक नया दलित नेता नजर आ रहा है। नगीना में बड़े दलित नेता बनकर उभरे चंद्रशेखर कहते हैं कि सरकार किसी की भी बने, हम जनता के अधिकार को सरकार के जबड़े से छीन कर ले आएंगे। अगर किसी गरीब पर कोई जुल्म करेगा तो उसे सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा। लेखक कमल भारती की माने तो चंद्रशेखर दलित राजनीति का एक नया चेहरा तो बन सकते हैं, लेकिन अभी उनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके पास दलित मुक्ति का कोई विजन नहीं है। वो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन से लेकर दलितों को हिंदुत्व फोल्ड से बाहर निकालने के लिए उनके पास अभी कोई विचारधारा नहीं है। इस चुनावी नतीजों के बाद चंद्रशेखर की जीत को बीएसपी के लिए एक बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है। यूपी की राजनीति पर नजर रखने वाले कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो नगीना में अल्पसंख्यक और दलितों की अच्छी खासी आबादी है। मायावती की पार्टी चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि वोट काटने का काम करती आई है। इन हालात में आक्रामक चंद्रशेखर वहां से जीते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सांगठनिक क्षमता पर काम करना होगा और मूंछ पर ताव देने से ज्यादा विवेक से काम लेना होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो जिस तरह बिहार के पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव की जीत हुई है, उसी तरह से नगीना में चंद्रशेखर की जीत हुई है। इससे दलितों की राजनीति पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला। यूपी में कमजोर होती बीएसपी ने दलित चिंतक और लेखक कमल भारती की चिंता और बढ़ा दी है। कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रदेश का अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दलित समाज मायावती का कोर वोटर रहा है, लेकिन अब बीएसपी अपनी सियासी जमीन और लोगों में विश्वास दोनों खो चुकी है। मायावती अब बीजेपी की तरफ से खेल रही हैं। वो अपने उम्मीदवारों को इसलिए खड़ा करती हैं ताकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराया जा सके। वो अब दलित उत्पीड़न और आरक्षण जैसे सवालों पर चुप ही रहती है। अब उनकी बात भी सही है, क्योंकि चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो बीएसपी का वोट बैंक लगातार बिखरता जा रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे और पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत घटकर 12.88% रह गया और पार्टी मुश्किल से एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 9.39% रह गया और मायावती की पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। इसी तरह साल 2018 में एमपी में चुनाव लड़ने पर बीएसपी को 5.01% वोट मिले थे, जो 2023 में घटकर 3.40% रह गए। हालांकि 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत सुधरा, लेकिन मामूली सा ही सुधरा। पंजाब में साल 2017 के चुनाव में बीएसपी को 1.5% वोट मिले थे, जो साल 2022 में मामूली बढ़त के साथ 1.77% तक पहुंच गए।
अब इन आंकड़ों को देखकर राजनीतिक जानकारों का यहां तक कहना है कि अब भी बीएसपी का समय गया नहीं है। अब भी उसका कोर वोटर 9% तक है उसके साथ। लेकिन बीएसपी को दिल बड़ा करके गैर जाटव लोगों को भी सम्मान देना होगा। मायावती 2007 में जब यूपी की सत्ता में आई थी तब उनके साथ हर वर्ग के लोग थे, लेकिन उनके करीबी रहे सतीश मिश्रा का जैसे जैसे पार्टी के नीतिगत मामलों में दखल बढ़ा, एक एक करके पार्टी के जाटव गैर जाटव नेताओं ने उनसे किनारा कर लिया। इनमें बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़े नेता शामिल थे। इसलिए 2012 के बाद मायावती कभी भी सत्ता में वापस नहीं लौटी। बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो भीम आर्मी बनाने के बाद उन्होंने बीएसपी को ही अपनी पार्टी बताया था, लेकिन साल 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। चंद्रशेखर ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बुरी तरह हारे थे। मगर उन्होंने दलितों की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर अपनी लड़ाई जारी रखी। इधर मायावती ने भी अपनी पार्टी में युवा नेतृत्व के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन आकाश भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और लगातार चुनावी सभाओं में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे। आनंद की इस हरकत से मायावती नाराज हो गई और फिर आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसा करके मायावती ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के इशारों पर ही काम कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है, इससे उनका वोट बैंक तो कम होगा ही, क्योंकि युवाओं को जगह देने से ही पार्टी आगे बढ़ती है और पार्टी के साथ फिर से उनके समर्थक जुड़ते हैं। तो कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि राजनीति में तेजी से उभरते आकाश आनंद को हटाना भ्रूण हत्या जैसा था। अगर उन्हें ना हटाया गया होता तो शायद आज पार्टी का इतना बुरा हाल ना होता। अब चंद्रशेखर संसद जा रहे हैं, उत्तर भारत में दलित युवा उनके साथ संगठित हो चुके हैं और अब जब उनको मौका मिला है तो वो यूपी में अपने संगठन का विस्तार भी करेंगे, जो भविष्य में मायावती की पार्टी बसपा के पतन का कारण भी बन सकता है। जरूरत है बसपा को, खासतौर पर मायावती को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की। खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर भेजें कमेंट करके। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।